फिर शाम को रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहले उन्हीं को कॉल किया। हुँ। उनको बताया पापा को घर पे कि सैमसंग का ऐसा-ऐसा था, निकल गया। मम्मी तो सब बहुत खुश हुए कि मतलब बड़ी कंपनी निकल गई, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर अब मेरे फादर का थोड़ा ऐसा सीन था कि वो पहले तो वो बोले कि अच्छा मेरे को अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भेजो, क्या था, क्या रोल है, कितना उनको खुशी अभी उनको नहीं हो रही है। उनको पहले ये था कि पहले भेजो कि क्या रोल है, पहले मैं पूरा देखूँगा, फिर एनालाइज़ करूँगा, फिर बताऊँगा। तो जब देखा तो समझे कि हाँ, ठीक है, लेजिटिमेट है सब कुछ, उसके बाद तब वो फिर थोड़ा खुश हुए। फादर का ऐसा था कि मैं जब भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश जल्दी नहीं होना। हाँ, हुँ, अंदर ही अंदर वो जितने भी खुश हो आपके लिए, बट हुँ। मुँह पे एक्सप्रेशन शो नहीं करना। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आई एम एन अपकमिंग SWE इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज इस वीडियो में हमारे साथ शशांक है हु क्रैक्ड एन इंटर्नशिप एट सैमसंग और ये IIT जोधपुर से हैं। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे कि कैसे इन्होंने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया, कौन कौन से स्ट्रेटजीज इन्होंने फॉलो किए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं शशांक से। शशांक, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन। So, hi everyone, my name is Shashank Asthana and I am currently a pre-final year undergraduate in the Department of Computer Science Engineering at IIT Jodhpur and upcoming R&D intern at Samsung Noida. So currently talking about a bit about myself, तो मैं फर्स्ट ईयर में मतलब मैं जब आया था, मैं बेसिकली मेरी जेई जर्नी एक अलग अपने में है। मतलब मैं एक ड्रॉपर हूँ, काइंड की ड्रॉपर अपना था। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया था, जेई एडवांस क्लियर करके। एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरी जब रिजल्ट्स वगैरह आए थे तो उसके बाद फिर मैंने ब्रांच चेंज की थी कंप्यूटर साइंस में। एंड मतलब फर्स्ट ईयर आई वाज अ पर्सन जो थोड़ा बहुत बिट ऑफ अकैड्स और उस ओरिएंटेड पर्सन हुआ करता था, जिसको ज़्यादा क्लब्स वगैरह से इतना मतलब नहीं था, ना कभी एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना घुसा था, ना इतना टेक आता था, बट सिर्फ था कि एकेडमिक्स वगैरह पे फोकस करता था। तो क्योंकि वही सीख क्या था कि आई वांटेड अ ब्रांच चेंज, क्योंकि मेरे को टेक में घुसना था इवेंचुअली आगे जाके। तो फिर मेरा जब ब्रांच चेंज हो गई, मैं सीएसई में आ गया। तो फिर सेकंड ईयर मेरे लिए जो थर्ड सेमेस्टर था वो काइंड ऑफ मोर ऑफ वो था कि मेरे को आफ्टर कमिंग टू आईआईटी उसकी लाइफ जीनी थी मेरे को। आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, आई वांटेड टू गो फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर, आई वांटेड टू फोकस ऑन क्लब्स एंड डिफरेंट डोमेन्स, इवन स्टार्ट विद गुड टेक अपॉर्चुनिटीज। तो फिर मतलब I started my initial phases with going into clubs like the entrepreneurship cell of my college, क्योंकि I was the person who was computer science, I was doing the tech, I was studying DSA, ML and all kind of stuff, but wanted कि मैं अपनी प्रोफाइल को थोड़ा डायनेमिक रखूं। तो फिर मैंने I started to engage with more of off tech clubs, like like going with entrepreneurship cell, going to various alumni and talking to them, being coordinator in my society of alumni affairs, either reaching the position of my head in the ECL and all, and further went on to even enter the tech clubs. So my third semester मेरा kind of on and off गया, एंड स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ सेमेस्टर में फिर मैंने थोड़ा अपने टेक वाले पार्ट पे फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट किया, बिकॉज नोइंग कि अब आगे समर वगैरह आएगा तो मेरे को ये था कि मेरे को समर इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी जाना था सेकेंड ईयर में। तो बट आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि मतलब कि कौन से फील्ड पे थोड़ा फोकस किया जाए। मतलब आई वाज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो बहुत ओपन थे, बट मेरे को पता नहीं था कि मेरे को समय करना क्या है। मतलब आप उस लाइफ के स्टेज पे होते हो जब आप सब कुछ ट्राई कर रहे होते हो। मतलब अभी आप डीएसए पढ़ के उठे होते हो, अभी एमएल वगैरह पढ़ रहे होते हो, डेवलपमेंट सीख रहे होते हो। तो मतलब मैं विंटर्स में घर गया तो मैंने डेवलपमेंट वगैरह किया, मतलब मैंने वेबडी देखा, एपडी वगैरह किया। तो उस समय मेरे को एक बिट ऑफ एक लगा कि मेरे को डेवलपमेंट वाला पार्ट इतना नहीं जम रहा है। मतलब कि मैंने ट्राई किया, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह करे, बट बिट ऑफ वो था कि मेरे को था कि नहीं, मेरे को डेव में इतना आगे नहीं जाना है। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो फिर मैं मेरा कोर्स वर्क आया, मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग मैंने स्टार्ट किया उसमें पढ़ना। तो स्टार्टिंग इन इनिशियल फेजेस में कोर्स में मतलब आई वाज अ बिट ऑफ एवरेज। मतलब मैं अभी भी अपनी अगर कॉलेज लाइफ का अपने पॉइंट वगैरह देखूँ तो मतलब एवरेज एंड अबव एवरेज चलता रहा है। क्योंकि कमिंग टू आईआईटी मेरा रीजन था कि एक बार आईआईटी में एंटर हुए, फिर अपनी फर्स्ट ईयर ब्रांच चेंज करी, फिर एकेडमिक्स को थोड़ा सा मेरा लाइट रखने का मन था कि बाकी सब चीज़ों में भी घुसना है, क्योंकि इवेंचुअली आगे जाके कंपनी भी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करना है, तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल एज अ परफॉर्मर। तो जब फोर्थ सेमेस्टर खत्म हुआ मेरे पास समर्स स्टार्ट हो गए आ गए थे, मतलब सेकेंड ईयर के। एंड आई हैड नो प्लान कि मतलब फिर मेरे को आगे क्या करना है। मैं अपने आप नॉर्मल घर गया और मैं अपना फिर थर्ड ईयर की इंटर्नशिप्स के लिए पढ़ाई चालू कर दिया था।
और मतलब मेरा ये फ़ोकस था कि मैं सिर्फ़ डीएसए पे ना जाऊँ, कि डीएसए भी करूँ, डेटा साइंस, एमएल भी करूँ, मिक्स ऑफ बोथ रखूँ, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट की डिमांड और मार्केट अभी ऐसा चल रहा था कि वी डोंट नो कि कब कौन-सी इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ लैंड करती हैं, तो किसमें लग जाए। तो मेन इंटरेस्ट ये था कि मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट कभी मैं आइडेंटिफ़ाई जल्दी कर नहीं पा रहा था कि मैं किस साइड जाऊँ, डेवलपमेंट जाऊँ या फिर डेटा साइंस में घुसूँ। तो मैं इनिशियली दोनों कर रहा था कि मैं दोनों में ट्राई करता हूँ, इवेंचुअली फिर जहाँ लग गई उसी में आगे फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो समर स्टार्ट हुई एंड मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह पार्ट में डीएल पढ़ना शुरू करा, डीप लर्निंग उसे एमएल मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। फिर मैं डीप लर्निंग की तरफ आगे बढ़ा। फिर डीप लर्निंग पढ़ा, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह थोड़ा पढ़-वढ़ के उसके बाद मेरे को स्टेज पे आया कि मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ढूँढने शुरू करे मैंने कि समर्स में खाली नहीं बैठना है तो कुछ प्रोजेक्ट्स ढूँढता हूँ। पैरेलली मैं अपने डीएसए कंटिन्यू कर रहा था। मतलब आई वाज़ दैट कि मैं रोज़ क्वेश्चंस कर रहा था अपना उस पे लीड कोड हो गया, जीएफजी प्रैक्टिस हो गया एंड कोड स्टूडियो वगैरह शीट लगा रहा था, तो मैं आई वाज़ कंटिन्यूइंग पैरेलली विद दैट। फिर मैंने अपने कुछ प्रोफ़ेसर्स को इंडिया में हर जगह मेल करना शुरू किया, जो टियर 1 आईआईटीज़ वगैरह में। तो मैंने आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर, हैदराबाद, बीएचयू हर जगह मेल किया। तो मेरे को 3-4 जगह से रिप्लाई वगैरह आया, मतलब मेरे रिज़्यूमे के बेसिस पे। तो दे कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू ऑनलाइन और फिर मेरे को 2-3 जगह से शॉर्टलिस्टिंग आई। तो इट वाज़ एट आईआईटी बीएचयू में आया, आईआईटी इंदौर में आया, अपने आईआईटी में भी था ही, और ये था कि फिर आईआईटी गांधीनगर वगैरह में आया था। तो लेटर ऑन आई वेंट टू अ फेज़ कि फिर मेरे को लगा कि टियर 1 आईआईटीज़ में ट्राई करता हूँ, तो फिर मैं आईआईटी बीएचयू का जो मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो मेरे प्रोफ़ेसर थे प्रोफ़ेसर राजीव श्रीवास्तव, उनके अंडर मेरे को ए रिसर्च इंटर्न की अपॉर्च्युनिटी मिली। तो फिर आई ऑप्टेड कि मतलब मेरे को प्रोजेक्ट करना ही है, मैं डीएल सीख ही रहा हूँ। तो और सीखने का बेस्ट तरीका कभी भी सिर्फ़ पढ़ना नहीं होता है। तो मेरे को ये था कि साथ बाय साथ लाइव इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके बारे में और जानना और लाइव प्रोजेक्ट करना, उससे ही और आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं उसी फेज़ ऑफ लाइफ़ को अपने स्टार्ट किया कि मैं अब सेकंड ईयर में इंटर्न का मैं सोचा कि अब करते हैं। पहले कोई प्लान नहीं था, फ़ेब में भी कुछ नहीं था, कि मार्च में भी कुछ नहीं था कि कुछ इंटर्न सोचा भी है कभी। ना, मैं तो सिंपल घर गया था कि अब पढ़ूँगा थर्ड ईयर के इंटर्न के लिए, कंपनीज़ थर्ड अगस्त में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्लान था, बट इवेंचुअली डेस्टिनी ऐसा था कि उसमें लैंड कर गए। तो उधर काम शुरू कर दिया। तो बीएचयू चला गया था मैं रहने के लिए। वहाँ पे मैं रहा काफ़ी टाइम। तो वहाँ पे अब लैब थी, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटिंग डिवीज़न लैब में, मैं उसमें इंटर्न था। तो मेरा 9 टू 5 का काइंड ऑफ थिंग था। तो स्टार्टिंग की इनिशियल टाइम था, तो जब गए थे तो 9 टू 5 में फ़ॉलो कर रहा था। फिर मैं कभी-कभी जाते सुबह 10 ही बज जाते थे। तो मेरे प्रोफ़ेसर को ये था कि मतलब मैं रिज़ल्ट्स वग़ैरह अपने डिलीवर कर रहा था, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्योंकि हम लोग सोच के जाते थे कि 9 टू 5 में उठ जाएँगे, बट उठते-उठते शाम के 7 वात भी बज जाते थे कई बार, क्योंकि रिसर्च का काम कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी लंबा चल जाता था, कभी बहुत जल्दी 3 बजे मैं खाली हो जाता था। तो पर डे वाइज़ प्लान बनाता था कि आज ये करना है। आज आज मतलब पहले स्टार्ट हुआ कि डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़े, हर चीज़ के और मॉडल्स के बारे में जाना, ट्रांसफॉर्मर ट्रैकिंग की नई फील्ड देखी, फिर ओपेनसीवी पढ़ा, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह की तरफ बढ़ता गया। अब मेरा जो आई वाज़ ग्लैड कि मेरे जो पीएचडी वाले जो मेंटर था वो काफ़ी अच्छे थे, और उन्होंने मतलब उनकी जो फील्ड पे वो काम कर रहे थे, उनकी फील्ड काफ़ी यूनिक थी। तो ट्रांसफॉर्मर ट्रैकिंग को हम यूज़ कर रहे थे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। तो उसमें पढ़ते-पढ़ते उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में आए। तो फिर मॉडल इम्प्लीमेंट किया और टेस्टिंग, ट्रेनिंग वगैरह सब, ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह सब करके जब खत्म किया, तो फिर प्रोफ़ेसर, जब मैं अपने लास्ट फेज़ेज़ ऑफ उसमें था, तो प्रोफ़ेसर ने मुझे 2 वीक और एक्सटेंड करने को बोला कि काम अच्छा जा रहा है, 2 वीक और करो। और मैं उस फेज़ में था कि मैं चाहता कि मैं जल्दी यहाँ से खत्म करके निकलूँ, कि फिर मेरे को अपने डीएसए पे फ़ोकस करना है। क्योंकि मेरी डीएसए बीच में काफ़ी अनइवन छूट रही थी। क्योंकि मैं वहाँ पे जाके भी ऐसा था कि मैं शाम तक पढ़ता था, फिर शाम को रूम में जाता था, वहाँ पे बैठ के डीएसए करता था। कि वो एक अपने आप में मेरी वो थी कि काफ़ी टाइम डीएल वगैरह करा, फिर शाम को जाके डीएसए भी करना ज़रूरी है, वरना उसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। और फिर वापस आया, फिर जब घर वापस आया अपना काम कंप्लीट करके, तो वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके मेरे को प्रोफ़ेसर ने उसमें एलओआर भी दे दी आगे अप्लाई करने के लिए। तो मेरे को ये भी था कि मेरे को आगे जैसे मैंने बताया कि मैं कभी श्योरिटी माँगे चल मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं कभी नहीं मानता कि मेरे को अगर एसडी में जाना है तो एसडी में ही हर जगह करूँगा, डेटा साइंस में नहीं करूँगा, रिसर्च में अप्लाई नहीं करूँगा। मतलब जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिले आई वाज़ कि अब बना के रखो। तो मेरे को माइटेक्स उसमें भी अप्लाई करना था रिसर्च इंटर्नशिप के लिए कनाडा में। तो उसके लिए मैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके आया सर से। तो ही ऑफर्ड मी अनदर थिंग कि मतलब अगले समर में भी आके मेरे यहाँ करो, क्योंकि काम अच्छा है। वी विल गो फॉर जर्नल पेपर्स एंड ऑल। तो फिर वो था कि सर अब इतना पहले कुछ और डिफरेंट एक्सप्लोर करता हूँ। नहीं आया तो देखते हैं आगे। तो
अगस्त स्टार्ट हुआ और मतलब जुलाई का एंड आया था मेरी लाइफ में कि मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत दिक्कत थी मेरे घर पे उस समय। मतलब मेरे घर पे थोड़ी दिक्कत चल रही थी काफ़ी एंड जब तक मेरा ख़त्म हो रहा था समर वेकेशंस तब तक गूगल का नोटिफिकेशन आ चुका था कि गूगल हैड स्टार्टेड दी हायरिंग। तो उस समय तो मैंने गूगल में भर दिया, पहले ऑफ कैंपस था। तो गूगल भरा और उसके लिए मेरा वो राउंड हुआ पहला, उसमें फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड के लिए बुलाया। मतलब कॉल पे हुआ मेरा एंड मेरे घर पे एक अलग सीन चल रहा था एंड आई हैड टू लॉक वन रूम इनसाइड एंड गिव माय फोन इंटरव्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो थोड़े मिनट उस स्टेट में मैंने अपना दिया तो उसमें, और काफ़ी आई थिंक मैंने बेटर ही किया था काफ़ी उस समय उस स्टेज के हिसाब से, क्योंकि बीच में मेरी 15-20 डेज वहाँ से बीएचयू से आने के बाद मेरी डीएसए छूट गई थी, क्योंकि घर पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। एंड वो स्टेज था कि डीएसए ब्रेक हो गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिर उसमें क्या करना है, कि अब जब ब्रेक आ जाता है आप भी जानते हो कि अगर इतना सा ब्रेक आता है ना तो ऐसा लगता है कि काफी दिन की प्रैक्टिस छूट गई, फिर वापस से जब हाथ कोडिंग पे लगाते हैं तो 5 दिन 1 हफ्ता लग जाता है वापस से सेट होने में। तो वो ब्रेक आया, उसके बाद फिर गूगल आई, गूगल का फोन स्क्रीनिंग राउंड दिया। अब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था बट फोन स्क्रीनिंग राउंड के बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए बोल दिया गया, बुलाया गया। तो फिर इंटरव्यू मेरा शेड्यूल्ड हुआ 6-7 अगस्त के आसपास एंड मेरा फर्स्ट टेक राउंड था। तो यहाँ पे आया मैं, और इनिशियली आज तक कभी ऐसे इंटरव्यू दिया नहीं, कभी इतनी बड़ी कंपनीज का पहले एंजाइटी भी होती है कि आपका पहला इंटरव्यू होता है। हाँ मतलब कभी गूगल का तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज का एक अपने आप में एंजाइटी थी कि हाँ सब बैठ रहे हैं। और फर्स्ट टेक राउंड दिया तो मैं घुसा टेक राउंड में, और मेरे को डायरेक्टली जो इंटरव्यूअर थी उससे स्मॉल इंट्रो वगैरह लिया। तो इंट्रो से वो इम्प्रेस हुई, उसके बाद वो फिर बोली कि अच्छा ठीक है अब मेन डीएसए वगैरह पे आ जाते हैं। तो उसका उसने ग्राफ का मुझे क्वेश्चन दिया, और मतलब ऐसा था कि मेरे जितने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स थे डीएसए में, मेरे को ट्रीज थोड़ा कम लगता था कि ट्रीज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा। वो मेरा मेन पार्ट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एरेज टैग क्यू लिंक लिस्ट वगैरह, मेरा ग्राफ स्ट्रॉन्ग था, डीपी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो वो था कि हाँ इनमें से कुछ आएगा तो मैं देख लूंगा। तो ग्राफ का आ गया, मतलब उसने क्वेश्चन दिया, प्री रिक्विजिट कोर्सेज का क्वेश्चन आया। और मैंने वो क्वेश्चन देखा तो पहले पहले मेरे को हिट नहीं, क्योंकि लैंग्वेज से चेंज कर दी थी काफ़ी। तो फिर मैंने उससे 2 मिनट लिए और मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया अपने नोटबुक पे, फिर उसने बोला कि उसी एडिटर पे करो। तो मैंने एडिटर वगैरह पे उसको आईडी पे अपने उसको फ्रेम किया। तो उतने मेरे को हिट किया कि मतलब ये जो नोड्स हैं ये ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट टाइप कुछ चीज़ दिख रहा है मेरे को। तो फिर उसके बाद मेरे को हिट कर गया कि ये प्री रिक्विजिट कोर्सेज वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर विद इन 30-40 मिनट्स मैंने वो कर दिया कोड, उसको उसने पूरा कोड भी लिखवाया। जनरली मेरे को एक्सपेक्ट था कि एल्गो लिखवा के मतलब पूछ के एल्गो और सूडो कोड करवा के शायद छोड़ दें, दूसरे क्वेश्चन मूव ऑन करें, बट उन्होंने अगला वो भी करवाया, कोड भी करवाया। कोड कंप्लीट हुआ तो मेरे को एक्सपेक्टेड ये था कि मेरे को सेम डे उसका आ जाएगा, मतलब राउंड 2 का जो जनरली हम लोग को बोला गया था। बट राउंड 2 का मुझे सेम डे आया नहीं, मतलब मैं वेट कर रहा था, मेरे को राउंड 2 का मेल ही नहीं आया। तो फिर मेरे को एंड ऑफ द डे लगा कि शायद नहीं हुआ, मतलब नहीं हो पाया। तो फिर नॉर्मल फिर जो कैंपस में डी शॉ आ रही थी, आरसीजीएम आ रही थी, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, डिफरेंट कंपनीज आ रही थी, सब में राउंड्स में बैठे, मतलब जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट को सब में बैठा। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह में मतलब हुआ भी, बट फिर भी हुआ कि जब इंटरव्यू टाइम पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो एक वो मेरा फेज आया था कि स्टार्टिंग में गूगल भरा, और फिर मतलब एक 5-6 दिन 7 दिन का एक ऐसा फेज था जब मेरे निकल मतलब ओएस क्लियर नहीं हो रहे थे। और मतलब मैं इसको थोड़ा मैं लक मानता है, जो भी मतलब मैं ओएस भी दे रहा था, क्वेश्चन भी सारे हो रहे थे, बट फिर भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो पता नहीं तो हमें समझ में नहीं आती कंपनी किस क्राइटेरिया पे कर रही थी उस समय, कि सारे सारे क्वेश्चन होने के बाद भी नहीं हो रहा है, या फिर 4 क्वेश्चन है तो ढाई पे, जब नॉर्मल एवरेज अगर 1-1.5 क्वेश्चन गया है, 2 क्वेश्चन पे भी कई बार नहीं हो रहा शॉर्टलिस्ट, जिसमें हो रहा हूँ शॉर्टलिस्ट उसमें फिर इंटरव्यू में नहीं हो रहा था। तो ये था फिर मेरे को मतलब मेरे को थोड़ा सीनियर से बोला कि जो मैं ओके एक्चुअली, फिर उन्होंने बताया कि सैमसंग आने वाली है लेट, मतलब 3rd वीक के आसपास अगस्त के। तो डे 0 में ही रहेगा, मतलब लेकिन 20 अगस्त के आसपास होगा। तो अभी तक गूगल का फिर क्या हुआ, फिर मेरे को एक दिन मेल आ गया सेकंड राउंड 2 का। तो मैं उस पर खुश था कि राउंड 2 का मेल आ गया उसमें, कि अब उस राउंड 2 में देने गया, उसी दिन शेड्यूल था, सुबह मेल आया और दिन में ही था। तो फिर राउंड 2 के लिए बैठा, और राउंड 2 में भी डायरेक्ट हो गई, कोई मैं बंदा था उसने डायरेक्ट डीपी का क्वेश्चन दिया, उसने क्वेश्चन दिया डीपी मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन का। और वो था कि हाँ एमसीएम मेरे को आता था, तो एमसीएम वाला किया, उसमें बीच में अटक गया थोड़ा मैं 10 मिनट के लिए। और मतलब फिर मैंने कर दिया वो क्वेश्चन भी, बट हाँ 10 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लग गए करने में। और जब मेरा इंटरव्यू बंद हुआ, मतलब वो इंटरव्यू मुझसे खुश था, बट मेरे को कहीं ना कहीं फीलिंग आ गई कि ये 10 मिनट मेरे को कहीं ना कहीं खाएगा।
ये जो दे दिया मैंने उसको। और फिर वो कंप्लीट हुआ, फिर मेरे को एचआर के लिए बुलाया, सेम डे एचआर राउंड हुआ। अब एचआर राउंड के बाद मेरे को ये उम्मीद आ गई कि अब हो गया गूगल में, मतलब तो एचआर राउंड हो गया, फिर तो लाइट है, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। बट हुआ इवेंचुअली वो कि अब मेरे को अंदर से वो भी चीज खा रही थी कि यार वो 10 मिनट मेरे को इंटरव्यू शायद गलत ना ले ले। बट हाँ, अब उसने वो उसको क्या वो कर दिया कि अभी ना कुछ रिजल्ट दे रहा है, ना कुछ बता रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है, ना एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरे को उससे कोई मेल ही नहीं आ रही थी। तो ये वो स्टेज था कि जब मैं एकदम अटका पड़ा था गूगल का लेके। ओके। सो आपके मतलब जो सैमसंग का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उससे मूव फॉरवर्ड करने से पहले मतलब हम पहले जानते हैं कि आपने कब डीएस से स्टार्ट किया था। और जैसे बेसिकली आपने बताया ही कि आपने मतलब अपने फर्स्ट ईयर में अपने अपग्रेडेशन का ट्राई किया था, तो आपने फर्स्ट ईयर में ही डीएस से स्टार्ट कर दिया था, तो आपने मतलब मेंटेन कैसे किया दोनों चीज़ों को? अच्छा, तो इसका मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, मतलब कि ऐसा ना कि मैं एक वो स्टूडेंट हूँ जिसने मतलब लोग जितना इससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इसको ये इतना डीएसए करेगा या जो भी है। मतलब मेरे को हमेशा समझा एवरेज स्टूडेंट जाता था अपने कॉलेज में। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जैसे हमने बताया, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, क्योंकि वो कोविड के टाइम के बाद आप भी जानते हो ऑनलाइन का हाँ। टाइम था, फर्स्ट सेमेस्टर सबको ऑनलाइन गया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा था कि मैं काफी पढ़ता था, मैं ऐसा था कि उसके बाद ही मेरी सीजीपीए इतनी ज्यादा नहीं आई जितना मैं चाह रहा था। मैं ठीक है अबव 8 थी, बट उतनी नहीं चाह पा रहा था कि इतने हमारे एवरेज चल रहा है उससे बहुत ऊपर है। बट ठीक है, फिर मैं ऑफलाइन आया, ऑफलाइन आने के बाद ब्रांचेज पे फोकस किया कि उस समय कुछ नहीं करना, उस समय पाइथन वगैरह ज्यादा करता था। और मेन कोडिंग हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एक कोर्स था हमारे यहाँ, तो उसमें था कि मेन पाइथन सारा कोर्सेज पाइथन के ऊपर सारे होते थे। ठीक है, अभी तक डीएसए स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे में, मतलब मैं अभी, हाँ मैंने 11th 12th में जब मैं था, मैंने अपने पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस था मेरे पास, तो उसमें हम लोग को पाइथन उसमें करवाई जाती थी। तो क्या होता था कि जब मैं आईसीएस का जो मेरा कोर्स था कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें मेरे लिए आधा आधा सेमेस्टर तो मेरे को कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि काफी टाइम मैंने पाइथन पहले पढ़ रखी थी और उसके क्वेश्चन मेरे को था, तो मेरी लैब्स वगैरह बहुत आराम से हो जाती थी। तो और फिर जब मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, तब मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुआ, तब मैंने पढ़ना शुरू किया था उस समय। तो वो एक फेस था, जब तक नहीं था तब तक मैं थोड़ा सी प्लस प्लस कर रहा था, कि सी प्लस प्लस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें थोड़ा आगे आगे धीरे जाते जाते फिर वो बेसिकली ये था कि मेनली ब्रांच चेंज पे फोकस था, तो उस समय डीएसए का इतना था नहीं। तो फिर जब ब्रांच चेंज हो गई, तो हमारे कॉलेज में एक्चुअली वो स्टेज था कि जब सब लोग का ब्रांच चेंज हो चुका था, तो हमारा 1 महीने का टाइम आया था, तो सब लोग लैब्स कर रहे थे। और हम लोग सेकंड ईयर में एंटर नहीं किए थे, फर्स्ट ईयर ओवर हो चुका था, वो बीच में लैब्स का टाइम था, जो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन जो लैब्स नहीं हो पाई थी उनको यहाँ पे डाल दिया गया था। तो लैब्स का पीरियड 1 महीने हम हमारा कुछ रटने वाला पार्ट या कुछ पढ़ने वाला पार्ट नहीं था, वी वर फ्री, बट सिर्फ लैब्स जाना होता था। तो जितने लोग ब्रांच चेंज वाले थे, जिनको आइडिया लग गया था कि सीजी अच्छी आ चुकी है, हाँ मतलब है, सीएस में जाने ही वाले हैं, तो वो डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। और मैं उससे भी अनश्योर था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी ब्रांच चेंज मतलब नहीं होगी, मतलब लगता था कि या तो इलेक्ट्रिकल वगैरह में मैकेनिकल चला जाऊंगा तो उसमें पढ़ाई जाएगी, तब नहीं पढ़ाई, तो मैं थोड़ा एमएल पढ़ना स्टार्ट कर दिया उस समय। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि फिर 1 महीने बाद मेरी ब्रांच चेंज हो गई और मैं सीएस में आ गया। और जब मैं वहां पे गया तो उन लोग को डीएसए कोर्स स्टार्ट हो गया था, और मैं अभी सी प्लस प्लस जस्ट खत्म कर रहा था, और डीएसए भी तो मैं स्टार्ट भी नहीं किया था। तो काफी लोग मुझसे ऑलरेडी अहेड चल रहे थे मेरे ब्रांच में। और हम जो जितने भी हम ब्रांच चेंजर्स थे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से आए थे, उनका वही टाइम था, उनको सेमेस्टर में डीएसए में थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि वो डीएसए अभी जस्ट शुरू किए थे। तो वो जो मेरा थर्ड सेमेस्टर था, उसमें मतलब मेरे को डीएसए से काफी मतलब ऐसा था कि मेरे को लगता था कि यार ये मेरे लिए है नहीं है, क्योंकि मेरे को काफी मेहनत मारनी पड़ रही है, क्योंकि अचानक से डीएसए कर रहे हैं। और इसमें मेरे दोस्तों ने मेरे को काफी हेल्प करी, मतलब मेरे जो लॉबी में रहते हैं हॉस्टल में, उनकी जो ऑलरेडी सीएसएआई में थे, तो उन्होंने मेरे को काफी, वैसे मैं हम लोग रात में कोड करते थे, रात में मेरे कोड फंस जाए तो मैं डीबग करता था मेरा कोड बैठ के, तो सिखाता था कि देख ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं उस समय इनिशियल सीख रहा था कैसे मतलब काम कर रहा है, कैसे डीबग करना है, वो सब चीजें बहुत न्यू था मैं उसमें। तो हाँ, दिसंबर जब तक नहीं आई थी तब तक मेरा था कि हाँ कोर्स कंप्लीट हुआ, डिसेंट ग्रेड से मैं पास हो गया कोर्स में। और फिर विंटर से बैठ के डेवलपमेंट और डीएसए फिर मैंने कंटिन्यू करी, कि मतलब ये था कि तब शीट्स उठाई, तब पता चला कि यूट्यूब पे कितना मटेरियल अवेलेबल है। यूट्यूब देखा, गिटहब रिपोजिटरी, बहुत चीजें जाके सीखी, सीनियर से बात करा। तब वो एक स्टार्टिंग इनिशियल टाइम था जब डीएसए में थोड़ा फॉर्म में आया उसके बाद। ओके। सो बेसिकली जैसे आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना तब स्टार्ट किया था, तो कौन कौन से आपने रिसोर्सेस यूज़ किए थे, कोई शीट जो आपने फॉलो की थी, और कैसे प्रिपेयर किया बेसिकली फिर उसके बाद? तो बेसिकली सेकेंड ईयर के समर्स की बात है, सेकेंड ईयर का समर्स
सेकंड ईयर खत्म हो गया था, समर्स आ गई थी। तो जब मेन जब डीएसए फोकस था कि हाँ मतलब डीएल में अपना कर रहा था, और डीएसए के टाइम पे मेन स्टार्ट मैंने इससे किया था कि पहले तो मतलब सबसे पूछते थे, सब लोग नॉर्मली बोलते थे, कोई मुझे यूडेमी में अब्दुल बारी का कोर्स सजेस्ट करते थे कि मास्टरिंग डीएसए का कोर्स है, तेरे को बेसिक देखना तो पहले उससे देख ले, उसके बाद फिर लव की शीट है, स्ट्राइवर की शीट है, इनकी शीट्स लगाओ। तो हमारे जनरली ये था, सीनियर्स भी इसी को फॉलो करते आ रहे थे, क्योंकि उसमें वो बेस्ट सिलेक्टेड हैंड पिक क्वेश्चंस होते थे, तो उस पर फोकस करते थे। लेकिन मेरा ये था कि पहले मेरे को था कि मैं डायरेक्टली शीट पे नहीं जाना चाहता था, कि पहले मैं सीखूं थोड़ा सा, उसके बाद शीट पे जाऊं, क्योंकि डायरेक्टली जाना वो समथिंग कि मेरे को इतना बेनिफिट नहीं करेगा। तो फिर मैंने वही रखा था कि मैंने पहले अब्दुल बारी का कोर्स स्टार्ट किया था। मतलब मेरा जब समर्स की डीएसए मैंने प्रेप जीरो स्टार्ट की थी, मतलब मेरे को पता है इतनी डीएसए मेरे को आती है, बट फिर भी मैं जीरो से तैयारी शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे को हमेशा बेसिक चीज उठानी है, क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। वो आपको इंटरव्यू में आप सोच के जाओगे कि आपको ग्राफ पूछेगा, वो आपको बेसिक स्ट्रिंग का क्वेश्चन दे देगा जिसमें आप फंस जाओगे। तो मेरे को ये था कि बेसिक से शुरू करना है, एरे स्ट्रिंग सब कुछ, ताकि हर चीज को एक एक करके। अब एरेज में भी बहुत वैरायटी होती है, सिंपल एरे मतलब एरे का क्या, टू पॉइंटर अप्रोच देखी, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स देखी, बहुत चीजें स्टेप बाय स्टेप। जब तक एक पूरा सेगमेंट खत्म नहीं हुआ, मैं उस सेगमेंट से आगे बढ़ता नहीं था। अब मैं टॉपिक वाइज, जैसे मैंने टॉपिक ले लिया, एरेज ले लिया, एरेज का खत्म किया वाला पार्ट पढ़ के, और उसमें भी यूट्यूब में डिफरेंट यूट्यूबर्स, जैसे मैंने दो यूट्यूबर को मेन देखा था। एक आदित्य वर्मा नाम से है, जो SD2 है फ्लिपकार्ट में। उसका एक वो मेरे को सीनियर से सजेस्ट किया था, मतलब मेरे सीनियर ने उन्होंने कहा था कि ये बंदा जो है वो कॉपी पेन पे पढ़ाता है डीएसए को। तो उसमें मेरे को था कि जो बंदा समझाता था कॉपी पेन में कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, ड्रॉ करके बताता था, लिख के कोड बताता था, तो उससे मेरे को बहुत समझ में आता था। उसके बाद फिर स्ट्राइवर हो गया। स्ट्राइवर तो हर कोई जानता है, मतलब कैसे वो टेक यू फॉरवर्ड उसका चैनल है, तो सर हर कोई इसको देखता था, उसके पढ़ाने का तरीका। उससे मेरे को चीज सीखने को मिली कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है। मतलब स्ट्राइवर को अगर आप देखोगे तो वो इंटरव्यू में आप जो बोलता है हमेशा इंग्लिश में बात करता है मैक्सिमम टाइम। तो उससे मेरे को एक चीज मालूम चली कि जब इंटरव्यू में आपको कैसे बात करनी है, अपने कोड को कैसे समझाना है, कि क्वेश्चन मिला है तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई, फिर ऑप्टिमाइज अप्रोच पे लेके गए। डायरेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं बताना है, या डायरेक्टली सिर्फ ब्रूट फोर्स पे रुक नहीं जाना है। तो और हमेशा इंटरव्यू से कैसे बात करनी है, तो उसके लिए मैं मॉक इंटरव्यूज देखता था डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। उन मॉक इंटरव्यू से पता चलता था, मतलब कभी कभी रात में खाली बैठ गया 10-11 बजे, तो 1 घंटे का मॉक इंटरव्यू देख डाला बैठे बैठे, कि वो कैसे बस बात कर रहे हैं आपस में, क्वेश्चन दिया तो कैसे डील कर रहा है। तो पहले स्टार्टिंग में 2 मिनट मांगता है समझने के लिए, फिर आगे बढ़ता है। तो ये सब को रिसोर्सेज थे। अब स्ट्राइवर की मल्टीपल शीट्स हैं उसकी वेबसाइट पे। एक डीएसए की A to Z कोर्स शीट है, जिसमें 400-500 प्रॉब्लम वो कवर करता है। हाँ तो मतलब हाँ काफी है, 430 कुछ है। फिर SD शीट है, जिसमें से 190 मतलब कुछ प्रॉब्लम है, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, जो आपको मेन्यू प्लेसमेंट के लिए बोलता है। लेकिन मैंने वो फील किया, बहुत बहुत मेरे फ्रेंड्स जो है A to Z कोर्स शीट करते थे, बट मैं ये जानता था कि अपने पास इतना टाइम नहीं है, मतलब लिमिटेड टाइम में बहुत चीजें कवर करनी है। क्योंकि हमें पता था कि अगस्त में कैंपस वापस आती, डे जीरो वाली कंपनी फटाफट आना शुरू होंगी, उस समय पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन का ही टाइम होगा अपने पास। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं ज्यादा थ्योरी पढ़ता था, और एसडी जो शीट थी वो पूरी लगाने की कोशिश करता था, क्योंकि एसडी में हर टॉपिक से सारे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होते थे। तो अगर एरेस पढ़ के तो हर हर टॉपिक का एक क्वेश्चन लगा लिया। तो कोर शीट में लगाया नहीं, मतलब मेरी ये था कि मैं उसी पे खेला था कि मैं एसडी शीट पूरी लगा लूंगा, कोर शीट में नहीं लगाऊंगा। तो वही था कि मतलब एसडी शीट फोकस किया। बीच में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आए, जैसे ट्राई आया, एवीएल ट्री वगैरह आया, तो मेरे को कभी इसका समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लव बब्बर का चैनल देख लिया, उससे समझ में आ जाता था। और कभी कोई कोई टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक जो मेरे को लगता था कि जैसे आज भी जब मेरे को जब डीपी रिवाइज करनी होती है कभी भी, या फिर मेरे को कभी विंटर में रिवाइज किया, कभी मेरा लास्ट टाइम एक कोर्स है तो उसमें रिवाइज करना पड़ा, फिर भी मैं उसको स्ट्राइवर से नहीं देखता हूँ। मेरे को पता है स्ट्राइवर का अच्छा है काफी, उसने बहुत अच्छा बना के रखा है, बट फिर भी मैं उन 50 वीडियो को देखूंगा आदित्य वर्मा का। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया, मुझे कौन सा टॉपिक किससे बेटर समझ में आ रहा है, और किससे मैं बेटर उसको समझ पा रहा हूँ। तो आप जैसे कोई प्रेप कर रहा है, तो उसको जब वो प्रेप कर रहा होगा उसको समझ में आ जाएगी कौन सी टॉपिक किसको कहाँ से पढ़ना है, और धीरे धीरे इसी से आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरे को तो यही लगता है। ओके, सो बेसिकली आपका जो सैमसंग में जो इंटर्नशिप मिली थी तो वो ऑन कैंपस आई थी या ऑफ कैंपस ही आपने अप्लाई किया था वो भी? मतलब मेरी इंटर्नशिप वो कंपनी ऑन कैंपस आई थी। तो बेसिकली ऐसा था कि सैमसंग का जो हमारा प्रोसेस प्लेसमेंट सेल को करवाना था, तो सैमसंग ऑन बोर्ड हो गई थी बहुत पहले, मतलब जून जुलाई में ही प्लेसमेंट सेल में मेरी बात होती रहती थी उन लोगों से, तो वो पता थी सैमसंग ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गई है, तो अगस्त में उसका प्रोसेस होगा, पर थोड़ा लेट होगा। तो मैं इस बात को आने के बाद भूल गया था कि मतलब कि सैमसंग भी आने वाली है। मैं पहले डी शॉ RCCM कंपनीज में ट्राई कर रहा था, बट नहीं हो रहा था उसमें। उसके बाद फिर 16 अगस्त के आसपास का टाइम था, जब 15 शायद, मतलब इंडिपेंडेंस डे के आसपास का टाइम था, जब वो आया कि सैमसंग का नोटिफिकेशन आया।
मतलब कि प्लेसमेंट सेल से कि सैमसंग R&D आई है और ये रोल है, इतना है, ये सब ब्रांचेस एलिजिबल हैं अप्लाई करने का। तो उसमें एक चीज़ लिखी थी कि मतलब इसका जो प्रोसेस होगा वो सब ऑफलाइन होगा, ओके। मतलब कुछ भी रूम से नहीं होगा, मतलब ना इसका असेसमेंट रूम से होगा और ना इंटरव्यू, सब कुछ उसकी पूरी कंपनी सब लोग आ रहे हैं तो सब पूरा होगा ऑफलाइन। ओके। तो वो टाइम था तब ओके। सैमसंग का डिक्लेयर हुआ। सो बेसिकली कितने राउंड सैमसंग ने कंडक्ट कराए थे और क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जो सैमसंग ने लगाई थी? सैमसंग ने बेसिकली ऐसा था कि उस समय हमसे तो रेज्यूमेस मांगे गए थे सबसे, तो रेज्यूमेस के थ्रू अप्लाई हुआ था और अराउंड डेटा जो था वो 120 से 130 लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि उसका CGPA क्राइटेरिया 7.5 था उसके लिए। और एलिजिबिलिटी, हाँ, CGPA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था 7.5 था। और जब इंटरव्यू जब जिन लोगों ने अप्लाई किया था, फिर जब एलिजिबल होने के बाद आई थिंक 37 to 40 लोगों ने 45 लोगों ने कुछ गए थे उसके ऑफलाइन उस समय उसके लिए, जब जिस दिन शेड्यूल था, जिस दिन बुलाया था उन लोगों ने, तो 40 लोग करीबन को डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में बांटा था, तो वो 40 करीबन थे। ओके। सो बेसिकली आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऊप्स रिलेटेड, DBMS और डेटा स्ट्रक्चर में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? तो बेसिकली जिस दिन हमारा सैमसंग का राउंड था, तो उस दिन ऐसा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया, जितना मेरे को याद है, हाँ। तो उसमें क्या था कि बोला गया कि पहले पहले टेस्ट का बताया भी नहीं गया था, मतलब ऐसा था कि बोला गया था डायरेक्ट इंटरव्यूज है, तो इंटरव्यूज के बेसिस पे होगा। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट था कि डायरेक्ट इतने लोग का 40 लोग का इंटरव्यू होगा नहीं, तो इसमें से कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी एक और कुछ है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे जैसे ही प्रोसेस के लिए, तो थोड़ी देर मतलब बैठाया, उसके बाद फिर बोला गया कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो मुझे लगा एप्टीट्यूड टेस्ट है तो क्या पूछेंगे, पहले तो मेरे को एप्टीट्यूड टेस्ट से मुझे लगा किसी को भी रीजनिंग वगैरह लगता है, कुछ और लगता है। जब उस टेस्ट के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि मतलब ऑफलाइन टेस्ट होगा, तो उसमें बेसिकली पेन पेपर राउंड बोला गया कि उस पे होगा। एंड जो कंपनी का वो जो बंदा है उसने फिर डायरेक्ट बोर्ड पे DSA का क्वेश्चन लिख दिया। तो फिर हाँ, तो हम लोग के लिए वो पूरा सरप्राइज था, मतलब हम लोग सोच के गए थे एप्टीट्यूड राउंड है और वहां जाते ही DSA का क्वेश्चन दिया गया। तो मेरा जो पहले क्वेश्चन आया, तो हम सबने क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा था कि पेन पेपर पे पूरा कोड लिखना है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर रनिंग कोड लिखना है। तो फिर मैंने उसने लाइब्रेरी से कहा तुम यूज कर सकते हो, लेकिन लिखो पूरा पेन से लिखना है। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि एक एरे के अंदर एक नॉर्मल कोई एरे था, उसमें लीस्ट टाइम में सर्च करना था। हाँ, तो अब कोई कुछ प्रोसेस लगाया, कोई कुछ प्रोसेस लगाएगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने कहा चलो इसको देखते हैं, तो मैंने रफ में पहले एरे बनाया, देखा, मैंने कहा ये कुछ मेरे को चीजें देखी, मैंने कुछ पैटर्न देखा, तो मेरे को उतने में क्लिक कर गया ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे का क्वेश्चन है। तो फिर उतने से मेरे को बाइनरी सर्च क्लिक किया कि अगर लीस्ट टाइम में करना है तो बाइनरी सर्च करेगा। फिर मैंने उसको उसका पूरा सॉल्यूशन लिख दिया फ्रेम करके, और मेरे को उस समय पता नहीं था कि मैं उसमें कोई गलती, छोटी सी गलती कर रहा हूँ, बट फिर मैंने वो लिख दिया। उसके बाद फिर मेरे पास 15 मिनट बचे थे, उसे उसने 30 मिनट्स का टाइम दिया था उसे पूरा लिखने के लिए, मेरे पास 15 मिनट फिर भी बचे थे, तो फिर मैंने उसमें उसका एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया एल्गो का, मतलब वर्ड्स में अगले पेज पे। फिर भी टाइम था, तो फिर मैंने एक सैंपल टेस्ट केस उठाया, और उस टेस्ट केस में मैंने पूरा बना बना के दिखा दी कि कौन सी चीज कैसे मूव करनी होगी और कैसे वो एलिमेंट फाइंड होगा, उसके पूरा वर्कफ्लो दिखा दिया एक सूडो कोड में। और एंड में फिर मैंने टाइम कॉम्पिटिटिव लिख के पूरा एक पेपर सबमिट किया। तो जब हम लोग उस रूम से बाहर आए, तो कोई अपना सोल्यूशन बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो भाई कोई किसी ने नॉर्मल OFN में कर दिया, तो मतलब डायरेक्ट लीनियर सर्च लगा के आ गया। फिर उसके बाद हम लोग बातें कर रहे हैं, तो फिर ये था हम लोग कि हाँ बाइनरी सर्च तो लगेगा ही। फिर मेरे को ये था कि हाँ मैंने कुछ कुछ तो सही करा है। फिर लेकिन ये भी भरोसा नहीं था कि मतलब क्या हो कि जो हमारा, मैं बता ना, मैं थोड़ा एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था। तो मतलब जब वो आया, जब जितने सब बच्चे बाहर आए, तो उसमें देखा कि मैंने उधर काफी हमारे टॉपर्स भी बैठे हुए थे, जो इनके काफी अच्छे थे, जो जाने जाते हैं बेसिकली DSA के लिए बैच में। तो फिर लेकिन मेरे को अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने क्वेश्चन सही किया है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा जाके कि वो कितना हुआ, क्या रिजल्ट है, ऐसा। तो थोड़ी देर बाद उसके उसी के सैमसंग के ही शायद वो टेस्ट लेने वाले बाहर आए, तो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया कि जो इसमें टेस्ट था, इसमें अब 40 लोग को 3 बैच में बांटा गया था, बैठाया गया था 3 टेस्ट में। तो पहले वालों को कुछ प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन दिया गया था, हम लोग को एरे का और इसका बाइनरी सर्च का, और थर्ड वालों को DP का क्वेश्चन दिया गया था। तो हमारे वाले से स्लॉट 2 लोग को सिलेक्ट किया, तो उसने फिर मेरा नाम लिया और दूसरे को और मेरे दोस्त का नाम लिया, हम CSE से ही। ऐसे ही फर्स्ट से 2 लोग थे, एक लड़का एक लड़की, और लास्ट से सिर्फ एक ही बंदे को लिया, टोटल सिर्फ 40 का 5 हो गया।
आधे घंटे के अंदर। मतलब 40 लोग आए थे, 5 तो उसने वहीं पे, हम लोग 5 अब बचे, आधे लोग हाथ मिला के जा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलता कि पहले होने तो दो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो सिर्फ टेस्ट हुआ है। और मैं सोचा कि यार 40 का 5 हो गया। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन लगी यार 5 में भी अब इसमें काटेंगे, मतलब ये भी नहीं था कि पांचों को ले जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ, जो एक्चुअली जो तीनों राउंड थे, 2 टेक्निकल और 1 एचआर, ये होना था, और ये पांचों के होने थे। बट इवेंचुअली ये लेके कंपनी से 2 लोग को गई। तो इसका भी, जब टेक्निकल राउंड 1 शेड्यूल हुआ, राउंड 2 और एचआर, तो हम लोग को था कि लंच का टाइम था, सोचे लंच के लिए चले जाते हैं। तो वो कंपनी ने बोला कि लंच के बाद करेंगे इंटरव्यूज। तो हम लोग चले गए उसके बाद कि लंच करके आएंगे। अब जब आपके इतने इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं और आप पहली बार इतना पास पहुंच रहे होते हैं अपने गोल के, हाँ, तो उस समय भूख लगती नहीं आपको। तो मतलब मैं चला गया कि मैं कहा मैं तो नहीं खा रहा, मैं भी नहीं, चाय वाय पी लेता हूँ, चाय कॉफी वगैरह। तो मैं उधर ही चला गया, हमारे पास में एक टी स्टॉल वगैरह है वहाँ पे। तो अब मैं पी रहा था, उतने में मेरे को कॉल आ गया। अभी तो लंच खत्म भी किसी का नहीं हुआ था कि अगर आसपास हो तो आ जाओ, कंपनी वाले बोल रहे हैं अभी ले लेते हैं। तो जो जो बाकी और कैंडिडेट्स हैं, फिर मैंने उनको भी कॉल लगाया, आ जाओ। तो गए वहाँ पे सब लोग उसके लिए। तो पहले बैठा दिया कि पहले 2-3 लोग का लिया। तो राउंड 1 राउंड 2, फिर जब मेरे को बोला राउंड 1 के लिए, तो मैं रूम के अंदर गया। तो मैं अंदर जाके बैठा, तो उसने मेरी शीट निकाली जिसमें मैंने लिखा था राउंड 1 में, ग्रीट वगैरह किया, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। उसके बाद फिर उसने मेरा पेपर निकाला। उसने बोला कि तुम्हारे कोड में बस पता है एक ही फायदा था, मतलब हमें तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा लगा सारे में से। तो उसने बोला सर क्यों? तो उसने बताया कि आपका, हमें कोड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कि बोला कि तुमने एल्गो इतना अच्छा लिखा था, सूडो कोड इतना, और कोड भी इतना रीडेबल था कि ढंग से कभी, और बहुत लोग का कोड एकदम ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है, मतलब मेरे को थोड़ा आदत है पहले से कि जब मैं कोड लिखता हूँ थोड़ा कहीं भी, चाहे पेन पेपर पे चाहे उस पे, तो इंडस्ट्री लेवल कोड टाइप लिखो, रीडेबल कोड लिखो, ताकि उसमें कोई भी अगर चेंजेस करना चाहे कर सके, कोई भी कोड पढ़ के तुम्हारा एल्गो समझ पाए। ज्यादा मतलब मैं जो वेरिएबल्स ही बनाता हूँ तो नाम से रखता हूँ उनको, क्या है उस नाम से, कि समझ पाए कोई बंदा। तो वो एक प्रैक्टिस मैं पहले से कर रहा था। तो उसने वो कोड पढ़ा और उसको कोड पढ़ के बोला कि एक काम करो, ये लो 2 टेस्ट केस और अपना कोड अब हमको समझाओ। तो मैं, अब मेरे को वहां पे अब क्या काम आया, जो मैंने आपको पहले स्ट्राइवर वाला बताया था कि मैंने स्ट्राइवर से बहुत कुछ सीखा था। और उसमें से एक चीज ये था कि इंटरव्यू कैसे देना है। तो जब वो स्टार्ट हुआ कि इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू देना है आपको, कैसे बात करनी है, अपना सोल्यूशन कैसे समझाना है, तो वो मैं उसी के फॉर्म में आ गया। मेरे एक समय ऐसा लगा कि मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कौन नहीं बोल रहा है अंदर से, और मैं उसको सोल्यूशन अपना पूरा समझा रहा हूँ। तो उसको पूरा सोल्यूशन समझाया, दोनों टेस्ट केस के लिए समझाया। और वो बीच बीच में वो पकड़ना चाह रहा था कि कहीं कुछ गलती हो, बट वो नहीं थी उसमें कोई गलती, क्लीन कोड काम किया। फिर दूसरा जो इंटरव्यूअर था, उसने शायद पकड़ लिया। उसने बोला कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गए एरे में, तो कैसे हैंडल करोगे? तो पहले तो उससे बोला कि क्या तुम हैंडल कर सकते हो? तो एक्चुअली जब एप्टीट्यूड टेस्ट देके बाहर निकले थे, तब मेरे को, जब मैं सबमिट कर दिया था पेपर, तब मेरे को चांस स्ट्राइक हुआ था, शायद मैं कुछ भूल गया लिखना। तब मेरे को समझ में आया कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स एरे में हुए तो मेरा कोड काम नहीं करेगा। मतलब वो फर्स्ट अकरेंस, मतलब जो लास्ट अकरेंस होगी वहां पे रुक जाएगा। हाँ, तो वहां पे फर्स्ट अकरेंस नहीं देगा। तो उसकी, तो उसने बोला कि क्या तुम्हारा डुप्लीकेट एलिमेंट हैंडल करेगा? मैंने बोला नहीं करेगा सर। तो वो बोला कि एटलीस्ट तो तुमको पता तो है, यहाँ पे जो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको एटलीस्ट पहले पता भी नहीं कि उनको हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैं कैसे नहीं कर पाएगा, वो मेरे को बाद में पहले रियलाइज हो गया था। तो उसने बोला ठीक है, अब अपने इसी कोड में मिनिमलिस्टिक चेंजेस करो और रीडेबल कोड ही लिखना, और ताकि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैंडल कर ले कोड के, और फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट बता दे। तो फिर मैंने लिया कोड को, समझा, 2 मिनट लिखा, और फिर मैंने उठाया, एक जगह मैंने फ्लैग पॉइंटर डिक्लेयर करा, फ्लैग की एंट्री बनाई कि यहाँ पे जब मिडल जैसे डिक्लेयर कर रहा हो वहाँ पे फ्लैग अपडेट हो, और इवेंचुअली रिटर्न फ्लैग मार दिया एंड में जाके, और एक जगह और चेंज करा। तो उसने बोला कि मैं कहा सर हो गया। तो उसने बोला इतना जल्दी? मैंने कहा हो गया, इसमें ज्यादा चेंजेस करने नहीं थे। तो उसने बोला आप समझाओ। तो पहले तो उसको ये लगा कि इतनी जल्दी हो कैसे गया। हाँ, तो उसके बाद उसको लगा कुछ झोल गया है मैंने। तो उसने बोला कि अब पूरा कोड समझा। मैंने पूरा कोड समझाया उसको वापस से। तो बीच में कहीं ना कहीं पकड़ना चाह रहा था कि कहीं कुछ ये गलती करे और मैं इसको रोक लूं, बट वो हुई नहीं। फिर वो पूरा कोड हो गया। तो उसको अच्छा लगा कि ठीक है सही है। तो उसने बोला कि एक डीएसए क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद देन विल मूव ऑन टू दी प्रोजेक्ट्स एंड योर सीवी पार्ट। तो फिर एक डीएसए क्वेश्चन और दिया, और वो क्वेश्चन भी ग्राफ के ऊपर था। तो जैसे आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ आइलैंड्स का क्वेश्चन होता है ग्राफ का, उसी काइंड का वो क्वेश्चन था, बस थोड़ा नाम चेंज कर दिया था उसका। तो वो ग्राफ का क्वेश्चन फिर मैंने कर लिया 15-20 मिनट में। तो उसमें उसने करवाया, पूरा एल्गो पूछा और फिर सूडो कोड लिखवाया। तो वो हो गया।
उसके बाद फिर वो आया सीवी पे या आपका रेज्यूमे पे। अब रेज्यूमे मेरा ऐसा है कि मतलब जब उस समय था तो रिसर्च इंटर्नशिप कर चुका था आईआईटी बीएचयू में, और फिर वो रेज्यूमे पहला उसने पार्ट उठाया, उसने रिसर्च इंटर्नशिप का था। तो उसने पूछा कि बताओ, एक्सप्लेन करो कि क्या क्या प्रोजेक्ट था, पहली बात तो कहाँ किया क्या था और क्या रिजल्ट्स वगैरह थे। तो मतलब ये था कि जब वो इंटरव्यू की तैयारी करनी थी ना, मतलब सैमसंग की वो तैयारी करनी थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को 3 दिन पहले बोल देता कि अब मैं किसी से मिल नहीं रहा हूँ, पहले मेरे को पढ़ने दो इसके लिए, क्योंकि अब यही कंपनी है जिसमें मेरे को फीलिंग आ रही है मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि अभी तक लगातार मेरे को रिजेक्शन मिलते थे, गूगल का कुछ आया नहीं था। और फिर मैं अपना पूरा टाइम बैठ के, मैंने सीनियर से पता करा कि आर&डी में क्या वगैरह पूछते हैं, तुमने कहा था ML DL कर। हाँ, तो मजे की बात यह है कि लास्ट 2 दिन से मैं सिर्फ ML और DL पढ़ रहा था। मैंने DSA का एक क्वेश्चन तक नहीं उठाया था और रिवाइज करने के लिए। और जिस दिन इंटरव्यू था उसके सुबह 7 बजे उठ के बस सुबह डीएसए ऐसे ऐसे बस पलटी थी अपनी नोटबुक, और उसमें बस वो ग्राफ देखा था, बाइनरी सर्च वगैरह देखा था, और ऐसे ही बस घुमा के आ गया था। बाद में रियलाइज हुआ कि मैं 70% टाइम मेरा जो टेस्ट और इंटरव्यू सिर्फ डीएसए पे बेस्ड था। तो वो चीज को समझ में आया कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़े, जो मैंने साइबर से आज तक पढ़ता आ रहा था, उस समय वो सब एक साथ लगा। और फिर जब उसे रिज्यूमे पे आया तो उससे फिर तो रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में पूछा। तो वो तो मेरे को पूरा पता था कि मैंने क्या काम करा था। मेरा रिसर्च टॉपिक जो है सैटेलाइट वीडियोस वगैरह पे था, तो वो मैंने पूरा समझाया उसको, और फिर बताया कि आईआईटी बीएचयू में इन प्रोफेसर के अंडर था। तो जो दूसरा इंटरव्यूअर था वो खुद आईआईटी बीएचयू का पास आउट था। तो उसने पूछ लिया मुझसे, अब उसको लगा कि क्या झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो उसने पूछ लिया, तुम आईआईटी बीएचयू कैसे रुके थे? मैंने कहा रुका था। तो उसने मुझसे हॉस्टल नेम पूछ लिया, कहाँ रुके थे। तो अब क्या था कि मैं थोड़ा हॉस्टल नेम थोड़ा भूल सा गया था अचानक से, क्योंकि मैं अभी उस कैंपस में रहा नहीं, मैं 1 डेढ़ महीने रहा था गया। तो उसने मैंने थोड़ा मेरे को रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, मेरे को इमेज दिमाग में बनी हुई है। तो मैंने उसको बोला कि सर इसके पास था उसके पास था, बट फिर 2-5 मिनट बाद तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तब मैं कहा अच्छा सर ये वो क्या नाम है, न्यू विश्वकर्मा हॉस्टल था। तो बोला अच्छा हाँ, फिर तो ठीक है, तुम गए थे ऐसा। मैंने सर गया तो था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी इंटर्नशिप कंप्लीशन का। तो उसको पूरा अपने रिसर्च इंटर्नशिप समझाई, अपने रिजल्ट्स वगैरह बताए। उसके बाद फिर वो सीवी रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे आ गया। तो उसने फिर डेटा सेट वगैरह पे पूछा। और मेरे जो रेज्यूमे में जो मेरे मैक्स की आर&डी इंटर्नशिप मैंने ज्यादा अपने एमएल और डीएल के प्रोजेक्ट्स ऊपर रखे थे। तो मेरे मैक्स जो समर्स का टाइम था ना, मैंने अपने रिसर्च इंटर्नशिप के अलावा घर से बैठे बैठे सेल्फ प्रोजेक्ट्स बहुत किए थे। मतलब कुछ डीएल के थे, कुछ एमएल के थे, कुछ डेटा साइंस का था। डेवलपमेंट तो मैंने छू ही नहीं थी लास्ट 5-6 महीने में। तो मेरा जो कोर्स के टाइम पे मेरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स था, उसमें हमने ऐप डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट करा था। तो वो एक प्रोजेक्ट डाला था, बाकी एक वेब डेवलपमेंट का, और बाकी मेरा एमएल और डीएल के प्रोजेक्ट्स थे। तो वो मुझसे डीएल वगैरह पे पूछता रहा बहुत टाइम तक कि क्या आता है, RNN CNN, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह पे घुस गया वो। तो उसमें पूछता रहा, फिर उसने बोला कि फिर उसने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया कि अब ML है तो उसमें उसको पता था कि वो थ्योरी तो पूछेगा नहीं, तो वो मैथ्स पे ही घुसेगा। तो मैं उसके लिए डीएल की थोड़ी मैथ्स वगैरह देख के गया था। तो उसने CNN और RNN का एक एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया, वो मैंने कर दिया। उसके बाद फिर उसने कॉन्वोल्यूशन वगैरह का, स्ट्राइड वगैरह का क्वेश्चन दिया कि इसका बताओ। तो पहले तो मैंने शॉर्टकट से कर दिया, क्योंकि मेरे को उसका एक फॉर्मूला याद था, मतलब लाइट जो हमने बनाया था उससे निकाल दिया। उससे वो नहीं परफॉर्म करके दिखाओ पूरा कि कैसे कैसे वो विंडो मूव करेगी। तो वो पूरा करके उसको प्रोडक्ट दिया। तो इंटरव्यू 1 खत्म हुआ तो वो खुशी था कि ठीक है। तो फिर मैं बाहर आया तो मेरे को फीलिंग आई थी उस समय, लगा था कि फीलिंग आ रही थी कि दिन सही जा रहा है, मतलब अपना आज टेक्निकल इंटरव्यू 1 में भी मैंने इम्प्रेस बोला तो इम्प्रेस करके आया हूँ। फिर उसके बाद राउंड 2 के लिए बुलाया आधे घंटे बाद ही। तो राउंड 2 में गए। तो राउंड 2 में फिर अब वहां उसने बाइनरी सर्च और ग्राफ पूछ लिया था। तो यहाँ पे भी फिर कुछ और ही पूछा था उसको। तो वही मेनली प्रोजेक्ट्स वगैरह पे था, सीवी वगैरह पे था। तो ये सब चीजें खत्म हुई। फिर मेनली एचआर मतलब राउंड 2 बहुत जल्दी था, ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। फिर मेन ज्यादा डीएसए पे नहीं पूछा। उसमें मेन उनको डीएसए ने राउंड 1 में साथ जज कर लिया था। तो बेसिकली आउटलाइन वगैरह पे पूछा कि डेवलपमेंट वगैरह पे उन्होंने पूछा कि एफडी का जो तुम्हारा प्रोजेक्ट वगैरह था, उस पर तुमने किस पे काम किया था, क्या बनाया था, और वेबडी वगैरह पे कौन सी चीजें यूज करी थी। अब मेरे को वेबडी करे हुए 6 महीने छोड़े हुए हो चुके थे। बट ये था कि मैंने उस समय रियलाइज किया कि मतलब तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तुम बोलोगे तो सामने वाला मान जाता है। तो मैंने उसमें मतलब मैंने अपना जो उस समय का टेक स्टैक था वो मैंने उनको बता दिया कि मैंने मतलब HTML CSS रिएक्ट वगैरह सब पे करा था। और फिर मैंने अभी ऑनेस्टली बोल दिया कि सर मेरे को अभी जैसे वो वैसे भी R&D इंटर्न मेरे को इतना कोई था नहीं कि SD भी नहीं है, तो मैं सच बोल देता हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे को वैसे डेवलपमेंट छोड़े हुए 6-7 महीने अभी हो गए, तो अब मेरे को इतना डेवलपमेंट पार्ट इतना सूट नहीं किया है। फिर वो वाला पार्ट खत्म हुआ तो वो समझ गए थे।
एंड देन वी मूव्ड ऑन टू एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू वो समथिंग मतलब यूनिक था। मतलब ऐसा था कि जब मैं गया एचआर इंटरव्यू में तो उसमें जो सामने एचआर था, उसने जब मैं घुसा इंटरव्यू में तो उसने मुझसे मेरा बेसिक इंट्रो पूछा। तो वो वैसे मैंने बताया कि मैं लखनऊ से हूँ, तो उसने फिर उसका भी शायद आगे नाम है कुछ रहा होगा पहले, तो उसने मुझे लखनऊ के बारे में पूछ लिया, कहाँ पे कैसा कैसा वर्क कल्चर वगैरह, फिर फैमिली के बारे में पूछा। तो फिर उसने मेरा रेज्यूमे लिया। तो रेज्यूमे देख के उसने मेरी पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पार्ट देखा कि मैंने कॉलेज में कितना काम किया है। तो वो उससे पार्ट से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने ये बोला कि तुम्हें 2 साल हुआ है, तुमने इतने कम टाइम में इतना काम कैसे कर लिया अपार्ट फ्रॉम स्टडीज वगैरह। तो मैंने उनको वही समझाया कि सर मतलब मेरे को ना मुझसे सिर्फ पढ़ाई होती नहीं है कभी। मतलब अगर मैं सोच लूँ कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा सिर्फ कोडिंग करूंगा तो मैं मेरे रूम में बैठ जाऊंगा, मुझसे वो हो नहीं पाएगा। मतलब मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर काम करना बहुत पसंद है। मतलब मैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा अगर पढ़ाई भी करूंगा, कैट्स बैलेंस करना है, तो मैं उतना टाइम किसी फेस्ट में भी काम करूंगा, अपनी किसी क्लब में लीडरशिप रोल पे पीओआर वगैरह भी उठाऊंगा। तो टीम लीड भी करता हूँ। मैंने बताया भी सर, मैंने 1 साल में 50 लोग की टीम लीड करी है अपने क्लब में। उसके बाद मैंने एक नेशन वाइड यूथ कॉन्क्लेव का फेस्ट भी करवाया अपने कॉलेज में, और डायरेक्टर सर से मेरा उसके बाद मेरी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी है डायरेक्टर सर से, और ऐसा भी मैंने उनको सब समझाया। तो वो काफी इंप्रेस हुआ सुन के कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर और एचआर और सॉफ्ट स्किल्स वाइज काफी इंप्रेसिव है। तो उसने फिर उसके बाद वो मान चुका था, बट उसने फिर भी एक पजल पूछी। एक उनका सैमसंग का एक केक कटिंग पजल होता है, जिसमें वो बेसिकली ये बोलते हैं कि हमने आपको एक केक दे दिया है, अब आपको उसको 3 स्लाइस में 8 पीस में कट करना है। तो तो मैंने बोला कि सर तो ये था कि उसने प्रॉब्लम दिया, तो मैंने बोला कि सर ठीक है, एक केक है, मैं पहले ऊपर से काटूंगा, फिर मतलब वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली काटूंगा, और फिर बीच बीच से काट दूंगा। तो हो गए सर, 8 पीस हो गए। हाँ। तो उस पे वो बोलता है कि उसने वहां से एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसको लगा था स्टैंडर्ड आंसर उसके पास, उन लोग के पास है, तो शायद उस टाइप का आंसर मैं दूंगा। तो फिर उन्होंने फिर चेंज कर दिया थोड़ा क्वेश्चन को, बोल दिया कि चलो मैं केक के ऊपर क्रीम क्रीम लगा देता हूँ। अब बताओ कि ऐसे कट करो केक को कि सबको क्रीम वाला पार्ट केक मिले। तो फिर मैंने बोला कि सर ठीक है, आप 2 में करो और सबको स्टैक कर दो, और स्टैक्स ऊपर से कट कर दो। तो उसको लगा कि हाँ सही है, फिर तो जल्दी आंसर। मेरा एचआर राउंड भी मतलब जल्दी खत्म हुआ, 15-20 मिनट के अंदर ओवर हो गया था। तो जब आप 3 राउंड ऐसे देके बाहर निकलते हो जिसमें आपको कहीं ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं हुई थी, तो कहीं एक मन में आइडिया था कि शायद निकल गया है। बट उसमें वो था कि उन्होंने उस दिन रिजल्ट बताया ही नहीं। तो हम लोग को टोटल मतलब वो लोग एचआर वगैरह और वो लोग जो थे टेक्निकल वाले लोग बाहर आए सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। हमें लगा रिजल्ट बताएंगे, तो रिजल्ट होल्ड पे डाल दिया कि रिजल्ट जो है वो रात तक बता देंगे। फिर हम लोग रूम वापस गए था करके चेंज किया, रात तक भी रिजल्ट नहीं आया। अब एक रात पूरी एंजाइटी में गुजरी, क्योंकि अगले दिन सुबह तक नहीं आया, दिन तक नहीं आया। अब मैं प्लेसमेंट वालों को पूछ रहा हूँ रिजल्ट है नहीं है, क्या सीन है। फिर शाम आते आते मैं ये था कि यार लगता है नहीं हुआ। किसी का नहीं हुआ, कंपनी आई किसी को लेके नहीं गई। और फिर मैं चला गया लाइब्रेरी वापस से पढ़ने के लिए कि अब वापस से पढ़ना पड़ेगा। ना गूगल का कुछ आया, ना सैमसंग का कुछ आया। और फिर उसी समय 1 मिनट के अंदर सैमसंग का रिजल्ट आता है, और हम 2 लोग का हो जाता है उसमें। हाँ, और उसी के एक दिन बाद गूगल का आता है, और गूगल का रिजेक्शन आता है। ओके। तो मतलब एक अलग ही था कि या तो गूगल का वेट हो रहा था कि सैमसंग हो जाए, या पता नहीं क्या था वो। ओके। सो बेसिकली जब आपको मतलब आपने तो वैसे बता ही दिया कि आपको जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो आपका एक्सप्रेशन क्या था, और जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था बेसिकली? पेरेंट्स का तो एक्चुअली ऐसा था कि मतलब जैसे मेरे फादर जो है प्रोफेसर है। हाँ। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर है लखनऊ में। तो वो मैं मतलब हमेशा से उनका ऐसा रहा है कि थोड़ा करियर ओरिएंटेड रहो, ऐसा रहो। तो मैं थोड़ा सा मिक्स चलता है कि कभी बीच में उल्टा, कभी ऐसा सीधा जाता। तो जब सैमसंग का भी ना, मैंने उनको मतलब कभी बताया नहीं था कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो जब दिन में जब सुबह सुबह जब इंटरव्यू देने जाना था, जब मेरा मेरे को था कि एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि बहुत टाइम से टेस्ट क्लियर ही नहीं हो रहे थे कि ओए क्लियर हो तो इंटरव्यू में बैठ पाऊँ। तो मेरे को मेरे सीनियर्स यही बोलते थे कि अगर तू एक बार तेरा तू अगर तू टेस्ट में बैठ गया, हम तो जानते हैं, तो एक बार इंटरव्यू बैठ गया तो तू निकाल लेगा। बस तू एक बार इंटरव्यू बैठ गया। मैं ही नहीं पा रहा था। तो जैसे ही कंपनी आई, जैसे मैं टेस्ट क्लियर हुआ, इंटरव्यू बैठा, तो जैसे ही टेस्ट क्लियर हुआ उस समय मैंने मम्मी को बताया था कॉल करके कि मम्मी ऐसा 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 इंटरव्यू है सैमसंग का, और अभी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है, और अब इंटरव्यूज हैं 3, अभी 2 टेक्निकल, ऐसा ऐसा है। तो मतलब होप फॉर दी बेस्ट ऐसा। तो फिर अगले दिन जब हो गया तो रात में बोला, जब इंटरव्यू के बाद तो पापा को पता चल ही चुका था। मैंने कहा था मत बताना, बट मम्मी ने बता देते हैं, उन लोग की टेंडेंसी होती है। तो उन्होंने पापा को बता दिया, और रात में पूछ रहे कि रिजल्ट आया। मैंने कहा अभी नहीं आया, आप कल देखते हैं। शाम तक नहीं आया, फिर बोले कि छोड़ दो, अब नहीं होना था, ऐसा ऐसा।
तो शाम को रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहले उन्हीं को कॉल किया, उनको बताया पापा को घर पे कि सैमसंग का ऐसा ऐसा था, निकल गया। मम्मी तो सब बहुत खुश हुए कि मतलब बड़ी कंपनी निकल गई, काफी अच्छा था। उसके बाद फिर अब मेरे फादर का थोड़ा ऐसा सीन था कि वो पहले तो वो बोले कि अच्छा मेरे को पहले जॉब डिस्क्रिप्शन भेजो, क्या था, क्या रोल है, कितना, उनको खुशी अभी उनको नहीं हो रही है, उनको पहले ये था कि पहले भेजो कि क्या रोल है, पहले मैं पहले देखूंगा, फिर एनालाइज करूंगा, फिर बताऊंगा। तो जब देखा तो समझे कि हाँ ठीक है, लेजिटिमेट है सब कुछ, उसके बाद तब वो फिर थोड़ा खुश हुए। और मतलब थोड़ा जब आप एक प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड में रहते हो ना, तो आप ऐसा रहता है कि मतलब फादर का ऐसा रहता है कि जब भी मतलब बहुत ज्यादा खुश जल्दी नहीं होना, हाँ, अंदर ही अंदर वो जितने भी खुश हो आपके लिए, बट मुंह पे एक्सप्रेशन शो नहीं करना कि अभी हो पाए तो और किसी बड़ी कंपनी में बैठो। तो मैं बोलता हूँ इससे बड़ी कंपनी क्या है, मैं ठीक है अब हो गया। मैं कहा यहाँ पे हमारे कॉलेज में वैसे ही मार्केट में रिसेशन चल रहा है, कंपनीज कमी आ रही हैं, बट ठीक है जितनी आ रही है उसमें बेस्ट में ऑन कैंपस निकल गया। तो फिर ये था कि पेरेंट्स तो काफी खुश हुए उसके बाद भी, तो अच्छा था। ओके। सो बेसिकली आप कोई टिप देना चाहोगे इंटरव्यू रिलेटेड, रेज्यूमे या प्रोजेक्ट रिलेटेड, या फिर आपने कोई जो गलती की जो नहीं चाहते आपके जूनियर वो रिपीट करें? हाँ, मतलब इसमें तो है काफ़ी चीज़ें बताने को, कि मतलब कि पहले तो अगर टिप्स वगैरह पे जाएँ, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है जिसको कभी, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी सामने आते नहीं है। ऐसा होता है कि थर्ड सेमेस्टर निकला, फोर्थ सेमेस्टर निकला, और उसमें समझ नहीं आ रहा है कि मैं, आधे लोग तो मतलब ना वो शीप वाला फॉलो करने वाला होता है ना, कि मैं सब एसडी जाए तो मैं भी एसडी जाऊंगा। हाँ, तो मैं तो पहले बोलूंगा उसको मत फॉलो करो। हाँ, अपना देखो कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है कि तुम एसडी के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा कुछ और ही हो, तुम डेटा साइंस वगैरह की फील्ड में जाना चाह रहे हो। तो डोंट फॉलो व्हाट एवरीवन इज डूइंग, क्रिएट योर ओन पाथ। सिंपल सी बात है जो हम बहुत सुनते आ रहे हैं और लोग अप्लाई नहीं करते। मैं भी पहले ही सोचता था, बट फिर जब अप्लाई करने लगे तो समझ में आया कि अपना रास्ता बना के जब आगे निकलो तो इनिशियली बहुत दिक्कत आती है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी एवरेज था, एवरेज स्टूडेंट था, आज भी मतलब ऐसा है कि एक डिसेंट पॉइंटर मेंटेन कर रहा हूँ अब वेट का, और अपना बाकी सब कॉलेज लाइफ साथ साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो जरूरी जितना आपके रिज्यूमे में जितना पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफ टेक जरूरी है, उतना ही टेक पार्टी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो एक अच्छे फील्ड से, अगर आपका एम आगे लाइफ में कि टेक में कॉर्पोरेट में घुसना है, तो टेक काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सेकंड ईयर की समर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेरे को आज भी लगता है कि अगर मेरे को रिसर्च इंटर्न की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो मैं सिर्फ पूरा समर्स पढ़ता रह जाता। हाँ, तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ सिर्फ पढ़ने वाले लोग का भी इंटर्न सबकी निकल गई, बट ये था कि उस समय उस लाइव प्रोजेक्ट से मिलना, जाके प्रोफेसर से इंटरेक्ट करना, चीजों में रियल टाइम देखना कैसे वर्क कर रही हैं, तो उसने मेरा थोड़ा वो MLDL वाला पार्ट मेरा बेटर ही करा, क्योंकि मुझे पता कि ऐसा प्रोजेक्ट मैं घर से बैठे बैठे नहीं कर सकता था। हाँ, जो मेरे लैपटॉप पे नहीं हो सकता, उसके लिए जीपीयू रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की। वहां पे जाके, क्योंकि बड़े मॉडल्स में बहुत टाइम लगते हैं, कभी कभी घंटे लग जाते हैं ट्रेन होने में, तो समझ में आई इतने इंडस्ट्रियल रेलिवेंट मॉडल रिसर्च पेपर्स कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो वो चीज आगे काम आई। और वही डीएसए, मतलब मेरे को लगता है कि मेरी ब्रांचिंग के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था डीएसए को अडेप्ट करने में। लेकिन जब आपके कोर्स वर्क में अगर डीएसए जब पढ़ाया जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि तब थोड़ा सीरियसली फोकस करो, क्योंकि आज भी जूनियर्स जो है मेरे, वो, मैंने उनको काफी उस तरीके से गाइड करता हूँ कि जब जब डीएसए और पीआरएमएल का कोर्स आए या डीबीएमएस का कोर्स आए, डीबीएमएस के कोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब कोर्सेज ऐसे हैं कि इनमें कभी भी गलती मत करो इनको स्किप करने की, क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको ये कोर्सेज पढ़ने ही है इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के टाइम पे। तो उस समय फोकस करो, क्लास में मैक्सिमम अपना ग्राफ्ट कर लो। क्योंकि अब जैसे हमारा फोर्थ सेमेस्टर था, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स हमारा काफी अच्छा गया, और आज भी सब कुछ चीजें याद रहती हैं, और उसके नोट्स वगैरह बहुत प्रॉपरली बनाए। तो ये सब जो कुछ कुछ कोर्सेज हैं जो आपकी प्लेसमेंट के लिए, अगर आपको टेक साइड पे जाना है, एसडी वगैरह में, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएल का कोर्स, डीएसए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब ऐसे कोर्स है जो हर जगह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो एक अपना स्ट्रीमलाइंड अप्रोच हमेशा बनाओ, कि अगर ठीक है, अगर सेकंड ईयर तक आप अपने फर्स्ट ईयर अपनी पढ़ाई करी, सेकंड ईयर भी कर रहे हो, मजे भी करो साथ साथ में कॉलेज लाइफ में, एंड क्रिएट एन अप्रोच टू। गलती गलती ये मत करना, मतलब मैंने जो गलती करी, मेरे को लगता है कि मैंने जैसे जब अलोंग दी कोर्स था, कुछ कुछ कोर्सेज को थोड़ा सा लाइट लिया। मतलब मेरे को लगता है कि ये भी रीजन था कि मतलब से ठीक है, मैंने कम टाइम में चीजें ग्रास्प करी, बट ये था कि अगर ऑनगोइंग थर्ड सेमेस्टर में मैंने डीएसए को और अच्छे से किया होता, मतलब जब कोर्स चल रहा था मेरे कोर्स में, तब आई थिंक मेरी बेटर उस पर पकड़ होती। जब मैं, अब जैसे मैंने पीआरएमएल के टाइम पे, जो पैटर्न रिकग्निशन मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा था हमारे टाइम पे, तो उसको मैंने थोड़ा सा लाइट रखा।
तो जब मेरे को लगा कि हाँ मतलब उसको अगर मैं उस समय और फोकस किया होता, जब मैं बाद में पढ़ने बैठा मुझे समझ में आया कि इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन लगा कि यार अगर मैं थोड़ा और पहले से कर रहा होता तो मैं आज इसमें और कितना प्रो हो सकता था इस चीज में। तो जब भी कॉलेज के कोर्सेज हो उनमें उस समय थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि बाद में तो पढ़ना है ही, लेकिन बाद में ज्यादा बेटर से पढ़ोगे। और जो थर्ड मेरी तरफ से टिप जो रहेगी वो इंटरव्यू को लेकर रहेगी, कि मतलब एक चीज हमेशा मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स वगैरह में देखी है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोडिंग करते रह जाते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते रह जाते हैं। मैं एक बात बताऊं कि मैं आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। मेरा ऐसा है कि मैंने सिर्फ अपने उसमें प्रिपरेशन फेज में सिर्फ डीएसए करी है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग करी है। मैंने कभी भी मैंने ऐसी बात ही ट्राई नहीं किया, मैंने 2-3 कॉन्टेस्ट दिए, 4-5 कॉन्टेस्ट दिए, रैंक भी चाहिए, बट मेरे को उस समय मन ही नहीं किया फिर आगे कंटिन्यू करने का, क्योंकि लोग बोलते थे कि ठीक है इट्स अबाउट पजल सॉल्विंग, मैथमेटिक्स ज्यादा होती है उसमें और डीएसए कॉन्सेप्ट लगते हैं, बट मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आया। लेकिन फिर ये था कि हाँ उतना ही मैं डीएसए करता था। तो ऐसा मत समझना कि अगर आपको सीपी नहीं आती है तो आप डीएसए नहीं कर सकते। इट इज नॉट दैट, मैं टोटली दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। मतलब सीपी अलग चीज है, डीएसए में उसका पार्ट है, डीएसए टोटली अलग फील्ड है। इंटरव्यू में हम ज्यादातर टाइम डीएसए ही पूछी जाती है, और इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको सीपी लगती है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को सीपी मेरी आई एम नॉट अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर, इसलिए मेरे को बहुत से कंपनीज में जाने में घुसने में टाइम लग रहा था। मुझे पता कि मेरा ओए क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को वहां तक का मेरे कॉन्फिडेंस था। तो एक चीज ये होती है पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू गिविंग, ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए। मैंने एक चीज रियलाइज करा कि मैंने 2 साल में इतना कॉलेज के लिए काम करके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेके, पब्लिक स्पीकिंग, टीम लीड करके, मैंने अपना एक सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है। और उस चीज ने मेरे को मेरे एचआर नहीं, मेरे टेक राउंड में भी एक्सप्लेन करना, बोलना बहुत अच्छे से सिखाया। तो क्योंकि हमेशा बहुत ऐसे लोग भी देखे जो हमेशा पढ़ते रह जाते हैं, बहुत अच्छा टेक उनको आता है, बट कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते क्योंकि इंटरव्यू देना नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप अपनी समर्स में जो हो आपके पास, उसमें जितना टाइम आप अपनी पढ़ाई को दो, उस पे हर रात एक बार मतलब अपना इंटरव्यू देखो कि कैसे मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं। अपने सीनियर के साथ टच में रहो, जो जिन्होंने कंपनीज निकाली हैं और प्रोसेसेस देखे हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे बोलना होता है इंटरव्यू में। मतलब आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास कुछ सेट ऑफ सीनियर्स हैं जो आज भी मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, मेरे साथ सेकेंडरी की स्टार्टिंग से हैं, जिन्होंने मुझे हर फेज में गाइड करा है। और उन्होंने मेरे को समर से बताते थे कि कब ऐसी तैयारी शुरू कर, कब क्या कर, क्या कैसे कर, कब कौन सा इंटरव्यू देख। तो वो देख के मैं, इसलिए मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी हुई। और जब इंटरव्यू देने गया तो तब समझ में आया कि इंटरव्यू में आपको स्किल्स तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मेरी तरफ से लास्ट टिप तो यही रहेगी कि मतलब मैं अपना डीएसए पे, अपने डिफरेंट स्किल्स पे फोकस किया और अपना इंटरव्यू गिविंग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करी। और मतलब अपने आप कॉलेज लाइफ में भी कोशिश ये करें कि अगर हो सके तो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन डिफरेंट क्लब्स एक्टिविटीज एंड डिफरेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम टेक टू। टेक तो बिल्कुल करो, और टेक के साथ डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व भी हो, जो तुम्हारा ऑफ टेक पार्ट है, तुम्हारे इनर का जो इंट्रोवर्टनेस है जो तुमने जेई टाइम पे पूरा डेवलप करा है, उसको निकाले। क्योंकि जेई के टाइम में हमारी एक बड़ी दिक्कत होती है, उसे बैठे बैठे सिर्फ पढ़ता है। और वो अपना एक वो फेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज तुम आते जिसलिए उसको सोचो, मतलब कॉलेज हम लोग सिर्फ पढ़ने नहीं आए, कॉलेज आके डिफरेंट एक्टिविटीज में भी करना है पढ़ाई के साथ, ताकि अपना करियर भी बिल्ड कर पाए और साथ साथ अपने अंदर का जो नेचर चेंज कर पाए, ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रांग हो। और आई थिंक जितना मैं देखा इंटरव्यू देके, वो ये चीज बहुत बेनिफिट करती है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। तो मेरी तरफ से तो यही सब टिप्स रहेंगी, एंड आई बिलीव दीज आर दी मोस्ट रेलिवेंट टिप्स एंड स्किल्स टू एक्चुअली क्रैक एन इंटरव्यू, एंड दीज आर दी आई होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन। ओके, सो थैंक यू शशांक, और बहुत कुछ सीखने को मिला। डेफिनेटली मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, आप कैसे कंसिस्टेंट रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने बताई है। आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, मतलब हर जगह आपने अप्लाई किया है, चाहे आपको गूगल से रिजेक्शन मिला, बट यू हैव गिव योर बेस्ट ऑन द सैमसंग, सो दैट यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन योर इंटरव्यू। So hope so you will definitely get a PPO from there, and hope for best in your future. And thank you so much for coming here and sharing your journey and your experience of interview and cracking an internship at Samsung was really amazing. So अगर आपको कोई डाउट हो then please put it in a comment section, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then please hit the subscribe button, share with your friend, and do not forget to like this video. See you in the next video. Keep coding, keep learning, be consistent. Thank you and bye bye.